नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी किंगडम चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप समझ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम्स की डेट 13 जून निर्धारित है। साथ ही उत्तर प्रदेश पीसीएस आरओ का एग्ज़ाम जो है वो भी 1 अगस्त को निर्धारित किया गया है। कोविड-19 के चलते अभी तक कोई सूचना जो है आपको उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। आप मान के चलिए जो एग्ज़ाम होगा वह लोक सेवा आयोग के द्वारा 13 जून को ही कराया जाएगा, क्योंकि सिचुएशन तो अभी कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में। बाकी आप देख रहे होंगे कि यूपीएससी के द्वारा जो कराए जाने वाले एग्ज़ाम थे वो भी पोस्टपोन किए जा चुके हैं, लेकिन अपना आयोग अभी कोई फिक्स जो है इसने नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है रिलेटेड टू एग्ज़ाम। तो मान के चलिए एग्ज़ाम टलेगा नहीं। आप अपने अच्छे से तैयारी दोस्तों करते रहिए, क्योंकि जितनी अच्छी तैयारी जल्दी करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि लेट लपीट होना अच्छी बात नहीं होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो स्टार्ट करने वाले हैं सीरीज वो है घटना चक्र करंट क्विज का, जिसमें आप देखेंगे एक क्वेश्चन जो पुटअप किए गए हैं वो अच्छे खासे क्वेश्चन भी हैं, और उसका टाइम पीरियड वो लगभग आप सितंबर से लेकर के फरवरी तक के करंट अफेयर्स को इसमें कवर किया गया है, जिसमें कि बजट एवं आर्थिक समीक्षा, और साथ ही जो है इन्होंने टॉपिक वाइज राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विज्ञान प्रौद्योगिकी संक्षिप्तियाँ हो, जैसे कि पुरस्कार, चर्चित व्यक्ति, चर्चित स्थल, इस तरह जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उनको कवर किया गया है। तो इसमें खास बात यह है कि दोस्त कि क्वेश्चन आंसर के साथ साथ जो क्वेश्चन अच्छे खासे पुटअप किए गए हैं उसके साथ साथ जो इन्होंने एक्सप्लेनेशन व्याख्या दे रखी है ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो करंट अफेयर्स के सारे लगभग जो महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे वो अच्छे खासे आपकी कवर हो जाएंगे, जो कि आने वाले पीसीएस प्रीलिम्स और यूपी पीसीएस आरओ के लिए जो है मुख्यतः ये काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होता रहे। और उम्मीद है कि आप लोग मंथली मैगजीन भी पढ़ रहे होंगे। मैं अगर बात करूं कि कौन सी मैगजीन आपको पढ़नी चाहिए, अगर अभी तक पढ़ा नहीं है कुछ भी करंट अफेयर से रिलेटेड, तो आप घटना सार की एक मैगजीन है जो कि मार्केट में उपलब्ध है आपको। वो हाफ ईयरली है, जिसमें कि सितंबर से लेकर कि मार्च 2, 3, 4, 5 मार्च तक उसको कवर किया गया है। तो उस मैगजीन को आप पढ़ सकते हैं। उस मैगजीन की सीरीज़ जो है हमने अपने यूट्यूब चैनल पर स्टार्ट कर दिया है। उसमें की जो अद्यतन सार संग्रह है उसका कंप्लीट वीडियो जो है आपको मिल जाएगा। उसके साथ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय धीरे धीरे पूरा कवर कर लेंगे। तो आप वीडियो से भी पढ़ सकते हैं, या आपके पास कोई मटेरियल है तो उसको भी पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आप वीडियो से भी पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास मैगजीन है, मैगजीन से भी पढ़ सकते हैं। मैगजीन अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। सिंपली टाइप कीजिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक है OSK टेलीग्राम, वहाँ से आपको मैगजीन जो वीडियो उसका PDF आपको मिल जाएगा। OSK टेलीग्राम आपको टाइप करना है, या वीडियो के लिंक में जाइए तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, पीसीएस के लिए अब ये भी एक घटना चक्र दृष्टि भी आती है, लेकिन ईयरली जो घटना सार भी आएगा तो उसको भी आपको लास्ट में पढ़ना है। उसका वीडियो मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। साथ ही घटना चक्र दृष्टि आती है, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। देखिए, जैसे कि पिछली बार 2020 में हमने जो एनालिसिस किया है, लगभग घटना चक्र दृष्टि से जो मैगजीन आती है उसमें जो है डिट्टो ने लगभग 26 क्वेश्चन जो है डिट्टो छाप दिया था, जिसका एनालिसिस हमने अपने चैनल पर जो है वो बता रखा है इन्होंने कैसे क्वेश्चंस को पुटअप किया था। ठीक है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। साथ ही साथ जो है वीडियो जो है हमारा जो करंट अफेयर्स का है पीसीएस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आपको उसको देखना ज़रूर है दोस्तों। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो। इंट्रो काफ़ी लंबा हो गया, ठीक है। तो आज का जो इस वीडियो में वो बजट और आर्थिक समीक्षा से क्वेश्चन आंसर के साथ साथ व्याख्या के साथ महत्वपूर्ण जो है फैक्ट को भी कवर किया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है वित्त वर्ष 2021-22 में वित्त मंत्रालय द्वारा बजट का आकार कितना रखा गया है? करेक्ट आंसर है 34,83,236 करोड़ रुपए। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखते हैं। देखिए, इस बुक में जो क्वेश्चन आंसर के साथ साथ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट दे रखे हैं दोस्तों, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ जो है आपकी काफ़ी जो है महत्वपूर्ण जो पॉइंट हैं, फैक्ट हैं, वो आपकी यहाँ से कवर हो जाएंगे। तो इसके जो एक्सप्लेनेशन है इसको देखना बहुत ज़रूरी है। इससे आपकी काफ़ी जो है
टॉपिक कवर होंगे। ठीक है, तो जो एक्सप्लेनेशन दे रखा है ये देखते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट है कि पहली बार डिजिटल जो बजट है वह पेश किया गया है। ठीक है, यानी डिजिटल पेपरलेस बजट जो है पहली बार इस बार पेश किया गया है 2021-22 को। बजट का आकार 34,83,236 करोड़ रुपए। राजस्व घाटा 5.1% रहा जीडीपी का। प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का 4.1%। राजकोषीय घाटा 6.8% रहा। फिजिकल डेफिसिट आपको याद रखना है कितना है, 6.8% है जीडीपी का। वहीं पे प्राइमरी जो डेफिसिट है प्राथमिक घाटा वह 3.1% है। जीडीपी जो अनुमान है 2020-21 का वो कितना है, तो आप देख सकते हैं 2,22,87,379 करोड़ रुपए। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि बजट 2021-22 के अनुसार भारत को सर्वाधिक प्राप्तियां कहां से आती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइज, सर्वाधिक जो प्राप्तियां हैं वह उधार और अन्य देयताएं से आती हैं। यहाँ पर आप देखेंगे आंसर तो इन्होंने थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक इनसे हुई है, इन्होंने ऑप्शन ए दे रखा है जबकि इसका आंसर ऑप्शन बी होना चाहिए। इनकी वेबसाइट पे आप जाएंगे तो वहाँ पर इन जो है ये भूल सुधार निकालते हैं। ठीक है, तो जो कौन से पॉइंट में क्या इनसे मिस्टेक हुई है वहाँ पर ये बताते हैं। ठीक है, तो उन्होंने मेंशन कर रखा है, तो इसलिए जो है आप इसका करेक्ट आंसर जो है वो बी है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट की अगर बात की जाए दोस्तों तो आप देख सकते हैं कि बजट में जो इनकम है, इनकम आय और व्यय का ब्यौरा आप देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो इनकम है वह उधार और अन्य देयताएं से हैं जो कि 36 पैसे हैं, यानी 100 पैसों में जो है 1 रुपये में जो 36% उधार और अन्य देयताएं से हैं। जीएसटी कर से आप देख सकते हैं वो है 15 पैसे और इनकम जो इनकम टैक्स से है वह 14 पैसे है और निगम कर से 13 पैसे है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 8 पैसे, कर विभिन्न राजस्व से 6 पैसे, ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियों से 5 पैसे। तो आपको जो याद रखना है इंपॉर्टेंट कि सबसे ज़्यादा किससे है, तो वह उधार और अन्य देयताएं से, उसके बाद जो है जीएसटी है। व्यय की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो व्यय में पैसा जाता है गवर्नमेंट का वो है व्यय अदायगी में। किसमें? व्यय अदायगी में। ठीक है, जो लोन का पेमेंट करती है जिसमें कि 20 पैसे हैं। उसके बाद करों और शुल्कों में जो राज्यों का हिस्सा जाता है वो सबसे ज़्यादा पैसा। ठीक है, तो आपको याद रखना है सबसे ज़्यादा जो इनकम है उधार और अन्य देयताओं से है और सबसे ज़्यादा जो व्यय है वह है ब्याज अदायगी से 20%। इनकम कितनी से थी 100 में, वो है 36% थी उधार अन्य देयताओं से। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है, इतना काफ़ी है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है कि बजट 2021-22 में प्रमुख मदों के व्यय में किस मद में सर्वाधिक व्यय प्रस्तावित हैं। तो सर्वाधिक जो व्यय प्रस्तावित हैं अभी पढ़ के आए हैं वो है ब्याज अदायगी में। आप देख सकते हैं अमाउंट कितना है, तो ब्याज अदायगी में आप देखेंगे 8,09,701 करोड़ रुपए, रक्षा में 3,47,088 करोड़ रुपए, खाद्य सब्सिडी में 2,42,836 करोड़ रुपए। अन्य प्रमुख मदें हैं आप देख सकते हैं शिक्षा, पेंशन, उर्वरक सब्सिडी की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि 79,530 करोड़ रुपए की बात की गई है और जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि में 1 लाख करोड़ रुपए है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको भी आपको देखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बजट 2021-22 में केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं में से किस योजना पर सर्वाधिक व्यय किया जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइज वो है आपका मनरेगा। सर्वाधिक जो है वो मनरेगा में कितना किया गया है, तो आप देख सकते हैं 73,000 करोड़ रुपए। कितना? 73,000 करोड़ रुपए। अन्य योजनाएं हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना जिसमें 6,401 करोड़ रुपए, हरित क्रांति के लिए 13,408 करोड़ रुपए हैं। जल जीवन मिशन की अगर बात की जाए तो इसमें जो राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन है इसके लिए 50,011 करोड़ रुपए हैं। ठीक है, कितना है? 50,011 करोड़ रुपए। वहीं पे प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 27,500 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 15,000 करोड़ रुपए और मिशन शक्ति के लिए 3,109 करोड़ रुपए। क्वेश्चन नंबर
5 है कि वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बजट को कितने मुख्य आधार पर स्तंभों पर बांटा गया है। तो जो कितने स्तंभ हैं, तो ये हैं 6 स्तंभ। ठीक है, कौन कौन से हैं आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो बजट के जो 6 आधार स्तंभ हैं वो हैं, पहला स्वास्थ्य और कल्याण, भौतिक एवं वित्तीय पूंजी और अवसंरचना, आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, मानव पूंजी में नवजीवन का संचार और नव परिवर्तन और अनुसंधान एवं विकास, और छठा है न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन, दैट इज मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि बजट 2021-22 में कोविड-19 के टीके के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में कितने करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। इसका जो करेक्ट आंसर गाइज ऑप्शन बी, दैट इज 35,000 करोड़ रुपए। आप देख सकते हैं आवंटन की अगर बात की जाए तो आवंटन जो स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए जो बजट 2021 में हुआ है वह जो टोटल है वह है 2,23,846 करोड़ रुपए। वित्त वर्ष 2020-21 की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक रहा, तो यह जो है तुलना में 137% है। ठीक है, पिछले वर्ष के मुकाबले में। तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है। न्यूमोकोकल वैक्सीन वित्तीय वर्ष 2021-22 में संपूर्ण भारत में उपलब्ध होगी। स्वास्थ्य क्षेत्र में ध्यान क्या है, तो निवारक, उपचारात्मक, सुधारात्मक के लिए न्यूमोकोकल जो वैक्सीन है इसका जो प्रभाव होगा वह 50,000 बच्चों की मौतों को रोका जा सकेगा ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि बजट 2021-22 में पोषण को सुदृढ़ बनाने हेतु कौन सी योजना शुरू करने की घोषणा की गई है। तो इसका नाम है मिशन पोषण 2। ठीक है, क्या है, मिशन पोषण 2। आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि इसको किसी योजना जो पहले थी, अभियान जो था उसको मर्ज करके बनाया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकेंगे कि जो इसका विलय किया गया है वो संपूरक पोषण कार्यक्रम प्लस पोषण अभियान का विलय करके। उद्देश्य इसका क्या है, पोषण मात्रा, डिलीवरी, आउटरीच तथा परिणाम को सुदृढ़ करना। सुदृढ़ कार्य नीति क्या होगी, 112 जिलों में होगी, 112 आकांक्षी जिलों में, और इसका जो पूर्व नाम रहा वह पोषण अभियान रहा। तो आपको याद रखना है इसका कि किसको किसको विलय करके की बनाया गया है, मिशन पोषण 2, और इसका पुराना नाम क्या रहा। ठीक है, तो इतना काफ़ी इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है कि बजट 2021-22 में स्वास्थ्य प्रणालियों को बेहतर करने के लिए कौन सी योजना शुरू किए जाने की घोषणा की गई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर गाइज वो है प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। इम्पॉर्टेंट फैक्ट को आइए यहाँ पर देखते हैं। तो घोषणा इसकी बजट 2021-22 में की गई है। योजना की जो अवधि है वो 6 वर्ष की है। योजना पर व्यय कितना है, तो आप देख सकते हैं 64,180 करोड़ रुपए। योजना अंतर्गत जो है वो पहल क्या है, तो स्वास्थ्य के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान, 17,788 ग्रामीण और 11,024 शहरी स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र जो है स्थापित किए जाएंगे। वायरोलॉजी के लिए 4 क्षेत्रीय राष्ट्रीय संस्थान जो है स्थापित होंगे, साथ ही 15 स्वास्थ्य आपात केंद्र भी। ठीक है, किसके तहत, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के तहत। 2 मोबाइल अस्पताल भी होंगे और 602 जिलों और 12 केंद्रीय संस्थानों में क्रिटिकल केयर अस्पताल, प्लस राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र। इसकी जो है 5 क्षेत्रीय शाखाओं और 20 महानगर स्वास्थ्य निगरानी इकाइयों को सुदृढ़ करना है। एकीकृत स्वास्थ्य सूचना पोर्टल का सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में विस्तार होगा। 17 नई सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों को चालू किया जाएगा और 9 बायोसेफ्टी लेवल 3 प्रयोगशालाएँ, ठीक है, 9 बायोसेफ्टी लेवल 3 जो है प्रयोगशालाएँ स्थापित की जाएंगी। और विश्व स्वास्थ्य संगठन डेट WHO पूर्व दक्षिण एशिया क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय अनुसंधान प्लेटफॉर्म होगा। तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको यहाँ पर याद रखने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 9 है कि बजट 2021-22 में जल आपूर्ति का सर्वव्यापी कवरेज जो प्राप्त करने की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए स्वच्छ भारत मिशन 2 हेतु जो 5 वर्ष की अवधि के लिए कितने अमाउंट जो है वो राशि जो है
बजट 2021 में जारी की गई है। इसका जो करेक्ट आंसर है गाइज वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कौन सा इसका ऑप्शन है? ऑप्शन बी, दैट इज 1,41,678 करोड़ रुपए। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2 और जलापूर्ति के लिए जो बजट का आवंटन रहा वह जो है आप देख सकते हैं कि जल जीवन मिशन शहरी के लिए जो है वो 2,87,000 करोड़ रुपए और स्वच्छ भारत मिशन शहरी के लिए यानी जल जीवन मिशन शहरी 2,87,000 और स्वच्छ भारत मिशन शहरी के लिए जो है ये 1,41,678 करोड़ रुपए। तो इसका अमाउंट प्लस इसका अमाउंट आपको याद रखना है। ये सभी जो है 5 वर्षों के लिए जो है ये आवंटित किए गए हैं। ठीक है, साथ ही जल जीवन मिशन शहरी की जो पहले हैं आप देख सकते हैं 2.86 करोड़ रुपए नल कलेक्शन प्लस सभी 4,378 शहरी स्थानीय निकायों में सर्वसुलभ जलापूर्ति, 500 अमृत शहरों में तरल कचरा प्रबंधन, स्वच्छ भारत मिशन 2 की पहले जो है अपशिष्ट जल शोधन, कचरे की स्रोत पर पृथक्करण। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको जो याद रखने हैं वो यहाँ पे जो फैक्चुअल चीज़ें हैं वो आपको याद रखने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी नाउ द क्वेश्चन नंबर 10 है कि बजट 2021-22 में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग दैट इज कबाड़ नीति की घोषणा की गई है, जिसके अंतर्गत ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर में फिटनेस जांच से संबंधित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन दे रखा है कि निजी वाहनों के मामलों में 20 वर्ष के बाद जो है जांच करवाने की बात की जा रही है। और दूसरा जो होगा आपका ऑप्शन वो होगा जो है किसके मामले में, वो है वाणिज्यिक वाहनों के मामले में। ठीक है, तो आपको बताना है करेक्ट आंसर इसका क्या है। जो स्क्रैप नीति है, ठीक है, तो निजी वाहनों के मामले में बताया जा रहा है 20 वर्ष के बाद और वाणिज्यिक वाहनों के मामलों में 15 वर्ष के बाद। व्हाट इज करेक्ट आंसर? तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वह दोनों के दोनों जो है कथन बिल्कुल सही हैं। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो बजट 2021-22 में जो प्रावधान किया गया है वायु प्रदूषण की आवंटन से संबंधित वो है 2,017 करोड़ रुपए, जिसमें 2,217 करोड़ रुपए राशि का उपयोग 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 22 शहरों में और वायु प्रदूषण के लिए नई स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति के अंतर्गत जो कार्य है वो स्क्रैपिंग से पहले फिटनेस जांच की बात की जा रही है। फिटनेस जो जांच होगी आपको याद रखना है कि निजी वाहनों के मामलों में 20 वर्ष के बाद और वाणिज्यिक वाहनों में के मामले में 15 वर्ष के बाद की बात की जा रही है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने कि बजट 2021-22 में वास्तविक और वित्तीय पूंजी अवसंरचना में वृद्धि के लिए बहुत सी घोषणाएं की गई हैं। इस मद में कपड़ा क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की गई है? गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मित्र योजना। आइए इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखते हैं यहाँ पर। तो जो क्षेत्र है वो आत्मनिर्भर भारत उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना दैट इज PLI प्रोडक्शन लिंक्ड योजना जो है इंसेंटिव है। ठीक है, तो इसमें जो है कपड़ा राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन PLI में जो आवंटन है वो कितना है आप देख सकते हैं प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव में। ठीक है, तो ये है PLI में जो है वह 1.97 लाख करोड़ रुपए है, जो कि 5 वर्षों में इसका जो है वो यूज़ किया जाना है। और 13 क्षेत्र होंगे आत्मनिर्भर भारत के। ठीक है, 13 क्षेत्र होंगे और 1.97 लाख करोड़ रुपए हैं। PLI में अन्य प्रावधान क्या है कि विनिर्माण वैश्विक चैंपियन, प्रमुख क्षेत्रों में व्यापकता, युवाओं को रोजगार प्रदान करना। कपड़ा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो मेगा निवेश टेक्सटाइल पार्क मित्र योजना। कौन सी योजना है? मेगा निवेश टेक्सटाइल पार्क मित्र दैट इज मित्र योजना। ठीक है, मेगा निवेश टेक्सटाइल पार्क 3 वर्ष की अवधि में जो है 7 टेक्सटाइल पार्कों की स्थापना की बात की गई है। तो यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट जो फैक्ट निकल के आ रहा है वो है कितने पार्कों की? 7 टेक्सटाइल पार्कों की। कितने वर्षों में? 3 वर्षों में। कपड़ा क्षेत्र में PLI यानी प्रोडक्शन लिंक्ड
स्कीम में अच्छी इंटेंसिव है, ठीक है, इसको छोड़ो। आपको जो यहाँ पर याद रख के निकलना है, जो बात यहाँ पर इम्पॉर्टेंट निकल के आ रही है वो ये है कि पीएलआई में जो आवंटन किया गया है वो कितना है, तो 1.97 लाख करोड़ 5 वर्षों में, ठीक है। इसके साथ ही साथ जो है मेगा निवेश टेक्सटाइल पार्क योजना, इसमें आप बताया जा रहा है कि 3 वर्ष की अवधि में जो है वो 7 टेक्सटाइल पार्कों की स्थापना की बात की जा रही है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसको याद रखना है। साथ ही जो है वो कितनी नई परियोजनाओं को शामिल किया गया है याद रखना है, वो है 7400 नई परियोजनाएं। एनआईपी में देख सकते हैं कि 1.10 यानी 1.10 करोड़ की यहाँ पर बात की गई है। करीब 217 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। विकास वित्तीय संस्थान के लिए कितना अमाउंट है, तो 20,000 करोड़ रुपए। तो दोस्तों हमने यहाँ पर जो है बजट से संबंधित जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को कवर किए। साथ ही आपने देखा कि जो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर के साथ जो एक्सप्लेनेशन है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो उस चीज़ों को अच्छे से आपको रिवाइज करते रहना है। तो आइए चलते हैं अब हम लोग आर्थिक समीक्षा 2020-21 से संबंधित जो है क्वेश्चन आंसर पर। ये बजट के बाद जो नंबर है वो आर्थिक समीक्षा पर आधारित जो है एमसीक्यूज है। तो पहला जो क्वेश्चन है कि आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 के जो प्रथम अग्रिम अनुमान में जो सकल राष्ट्रीय आय वह कितने करोड़ रुपए है। तो सकल राष्ट्रीय जो आय नहीं, यहाँ पर आयु नहीं, आय होना चाहिए, ठीक है। तो सकल जो राष्ट्रीय आय है वह कितनी है, तो इसका जो करेक्ट आंसर गाइज ऑप्शन ए है 1,92,39,492 करोड़ रुपए। जारी होने की तिथि जो है वो आर्थिक समीक्षा को 29 जनवरी 2021 को जारी किया गया था। किस मंत्रालय के अधीन आता है, तो वित्त मंत्रालय के अधीन। निर्माण करता है मुख्य आर्थिक सलाहकार के सुब्रमण्यम। वित्त मंत्री वर्तमान में निर्मला सीतारमण है। राष्ट्रीय आय की आंकड़ों का जो आधार वर्ष रहा वह वर्ष 2011-12 रहा। सकल राष्ट्रीय आय की अगर बात की जाए तो ग्रास जो नेशनल इनकम है वह है 1,92,39,492 करोड़ रुपए, जो कि वर्तमान कीमतों पर है। अगर स्थिर कीमतों की अगर बात की जाएगी तो आपको याद रखना है वह है 1,32,69,000 है, ठीक है, 1,32,69,436 करोड़ रुपए। वहीं पे अगर नेट नेशनल इनकम की अगर बात की जाए, निवल राष्ट्रीय आय की, तो वर्तमान कीमतों पर 1,72,09,409 करोड़ है, जबकि स्थिर कीमतों पर 1,17,18,380 करोड़ रुपए है। विशेष बात क्या है कि पहली बार डिजिटल रूप में जो इसे बजट जारी किया, इसको भी जारी किया गया था डिजिटली, ठीक है। नाउ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि आर्थिक समीक्षा 2020-21 में कृषि वानिकी और मत्स्य उद्योग खनन और उत्खनन की जो आधार मूल्यों पर जो वास्तविक सकल मूल्यवर्धन वार्षिक की वृद्धि दर है वह कितनी है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 0.9% है, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट की वही बात है कि आर्थिक समीक्षा स्रोत रहा आधार वर्ष 2011-12। तो परसेंटेज देख सकते हैं कि जो वृद्धि रही है वृद्धि दर वह कृषि वानिकी और मत्स्य खनन और उत्खनन में जो है 0.9% 0.9% है। निर्माण बिजली गैस तथा जलापूर्ति में 9.3% है। वहीं पे व्यापार होटल परिवहन और संचार में 21.4% की वृद्धि दर रही। वित्त पोषण बीमा स्थावर संपदा और कारोबारी सेवाओं की बात की जाए तो 0.8%, ठीक है, एक्सक्यूज में। जबकि सामुदायिक सामाजिक और व्यक्तिगत सेवाओं में 3.7% और उत्पादन लागत पर जो सकल मूल्यवर्धन रहा वह 7.2% की वृद्धि देखी गई। क्वेश्चन नंबर 3 है कि आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 की प्रथम अग्रिम अनुमान में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी जो रहा वह वर्तमान मूल्यों पर कितने करोड़ रुपए है। तो वर्तमान में जो मूल्यों पर यानी करंट प्राइस पे जो जीडीपी है वह कितना है प्रथम अग्रिम अनुमान में। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी 1,94,81,975 करोड़ रुपए। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, आइए।
सकल घरेलू जो उत्पाद है वर्तमान मूल्यों पर आप देख सकते हैं 1,94,81,975 करोड़ रुपए। वस्तु एवं सेवा जो निर्यात रहा वह करंट प्राइस पर वह रहा 3,53,04,555 करोड़ रुपए। जबकि वस्तु एवं सेवा आयात की अगर बात की जाए तो वर्तमान मूल्यों पर जो रहा वो रहा 3,50,05,756 करोड़ रुपए। आयात और निर्यात का जो अंतर रहा वह कितना रहा तो 36,185 करोड़ रुपए वर्तमान मूल्यों पर। स्थिर मूल्यों पर जीडीपी की अगर बात की जाए तो स्थिर मूल्यों पर जो जीडीपी रही वह 1,34,39,662 करोड़ रुपए। जबकि वर्तमान मूल्यों पर कितना तो 1,94,81,975 करोड़ रुपए। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है कि आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार बजट वर्ष 2019-20 में जो खाद्यान्न का उत्पादन रहा वह कितने मिलियन टन हुआ है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खाद्यान्न उत्पादन का जो रहा वो कितना मिलियन टन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइज वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 296.7 मिलियन टन। इंपॉर्टेंट फैक्ट की अगर बात की जाए तो उत्पादन का जो वर्ष रहा 2019-20 यानी फोर्थ क्वार्टर है ये, तो आप देख सकते हैं कि जो खाद्यान्न का उत्पादन रहा वह कितना रहा तो 296.7 मिलियन टन। अनाज का उत्पादन 273.5 मिलियन टन। मोटे अनाज का उत्पादन जो रहा 47.5 मिलियन टन। दालों का जो उत्पादन रहा तो 23.2 मिलियन टन। चावल का जो उत्पादन रहा वह 118.4 मिलियन टन। और गेहूं का जो उत्पादन रहा वह 107.6 मिलियन टन। अरहर का जो उत्पादन रहा वह 3.8 मिलियन टन। रेपसीड और सरसों की बात की जाए तो 9.1 मिलियन टन। गन्ने की अगर बात की जाए तो गन्ना का जो उत्पादन रहा वह 355.7 मिलियन टन। चाय की अगर बात की जाए तो 1.4 मिलियन टन और आलू की जो है 48.7 मिलियन टन। तो दोस्तों अगर आप इसमें कुछ नहीं याद कर पा रहे हैं तो कम से कम खाद्यान्न का उत्पादन याद रखना है कि 296.7 मिलियन टन रहा। अनाज देख सकते हैं, मोटे अनाज देख सकते हैं और गन्ने का उत्पादन भी देख सकते हैं। तो इस तरह आप देख सकते हैं इस जो है आप देख रहे हैं क्वेश्चन के साथ साथ जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए हैं ना ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसलिए जो करंट क्विज है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है कि आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार वर्ष 2019-20 में जो चावल का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य रहा वह कौन सा रहा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइज वह है आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो चावल के मामले में पश्चिम बंगाल जो है ये सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। वैसे भी था पहले भी। चलो आगे चलते हैं दोस्तों। अब इम्पॉर्टेंट फैक्ट की बात कर लेते हैं आंसर के साथ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये देखिए यहाँ पर कितनी चीज़ें जो है कितना आसानी से जो इन्होंने व्याख्या कर रखी है। व्याख्या में कितना अच्छे अच्छे चीज़ें इन्होंने दे रखे हैं कि चावल के मामले में, गेहूँ के मामले में, तूर के मामले में, चना के मामले में देख रहे हैं किस तरह जो है वो कौन सा स्टेट नंबर 1 है आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसलिए करंट क्विज जो है महत्वपूर्ण हो जाती है इसकी व्याख्या को पढ़ना। ठीक है, तो चावल के उत्पादन में नंबर 1 जो रहा वह पश्चिम बंगाल, दूसरे पर अपना उत्तर प्रदेश है। तो इसको याद रखना है कि यूपी का जो नंबर है चावल के उत्पादन में वह दूसरे नंबर पर है, उसके बाद पंजाब का है। गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, मध्य प्रदेश जो है वो दूसरे पर, तीसरे पर पंजाब है। तो यूपी एग्ज़ाम के लिए अपना उत्तर प्रदेश जरूर ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश चावल उत्पादन में दूसरे नंबर पर, गेहूँ उत्पादन में पहले नंबर पर है। तूर अरहर की अगर बात की जाए तो यह कर्नाटक नंबर 1 पर है और उत्तर प्रदेश अपना तीसरे नंबर पर है। ठीक है, तो देखिए इनको भी पता है कि जो है पहला, दूसरा और तीसरा देना जरूरी है, क्योंकि कम ज़्यादा अगर टफ बना देते हैं तो पहला, दूसरा, तीसरा जरूर पूछ लेते हैं एग्जाम में। तो देख रहे हैं आप घटना चक्र वालों का अच्छे से बता रखे हैं कि 3 चीज़ें पढ़ना जरूरी है, पहले और दूसरे और तीसरे नंबर की। ठीक है, तो चने की अगर उत्पादन की अगर बात की जाए तो नंबर 1 राजस्थान है। दालों के उत्पादन में राजस्थान नंबर 1 पर है, महाराष्ट्र दूसरे पर, मध्य प्रदेश तीसरे पर है। खाद्यान्न कुल उत्पादन में अपना उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, मध्य प्रदेश दूसरे पर, पंजाब तीसरे पर है।
रेपसीड और सरसों की अगर बात की जाए तो राजस्थान नंबर 1 पर है, वही हरियाणा जो है वो दूसरे और अपना उत्तर प्रदेश जो रेपसीड सरसों में है वह तीसरे नंबर पर है। देख रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से निकल के आ रही हैं। सोयाबीन की अगर बात की जाए दोस्तों तो सोयाबीन में जो है मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है, महाराष्ट्र दूसरे, राजस्थान तीसरे पर है। सूरजमुखी में जो है कर्नाटक जो है नंबर 1 पर है, उड़ीसा उसके बाद बिहार है। गन्ने के उत्पादन आप देख सकते हैं अपना उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, दूसरे पर महाराष्ट्र है, तीसरे पर कर्नाटक है। कपास के उत्पादन में गुजरात नंबर 1 है, तेलंगाना दूसरे पर, महाराष्ट्र तीसरे पर। तो देखा आपने ये जो व्याख्या दे रखी है इन्होंने, ये बहुत काम की चीज़ें हैं यहाँ पर, समझ रहे हैं आप। तो ये चाहे उत्तर प्रदेश पीसीएस का पेपर हो, चाहे आरओ आईआरओ के लिए ये महत्वपूर्ण है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है कि आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार मई 2020 तक 21 मई 2020 तक खाद्यान्न की जो प्रति व्यक्ति निवल उपलब्धता रही वह कितने ग्राम प्रतिदिन थी? कितने ग्राम प्रतिदिन, ठीक है, प्रति व्यक्ति। तो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइज वो है 512.5, ठीक है, कितना है 512.5 ग्राम, यानी आधा किलो से 12 ग्राम ज़्यादा, ठीक है। तो ये है 512.5 ग्राम प्रतिदिन। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की अगर बात की जाए तो आंकड़े 21 मई 2020 तक के हैं, ठीक है, और ये प्रति, हाँ, चावल की अगर बात की जाए तो चावल देख सकते हैं आपकी 201.2 ग्राम प्रति ग्राम, ठीक है। गेहूं का दे रखा है, अन्य अनाज का दे रखा है, अनाज है, दालें हैं, ये प्रति दिन है, ठीक है। तो बस आपको इसमें मुझे लग रहा है इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको याद रखना है कि जो खाद्यान्न की प्रति व्यक्ति जो निवल उपलब्धता है वो कितना ग्राम है, तो 512.5 ग्राम की है। अगर इसी तरह आपसे पूछा जाए कि प्रतिवर्ष कितना है तो वो जो है 187.1 किलोग्राम प्रतिवर्ष हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है कि आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार वर्ष 2018-19 तक कुल रेल मार्गों की जो लंबाई रही वह कितने हजार किलोमीटर थी? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 67.4 हजार किलोमीटर, ठीक है, कितना 67.4 हजार किलोमीटर। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की अगर बात की जाए दोस्तों तो आप देख सकते हैं कि आंकड़े जो दे रखे हैं 2018-19 तक के हैं। हाँ, रेल मार्ग, कुल जो रेल मार्ग की अगर बात की जाए तो वो है 67.4 हजार किलोमीटर, जबकि रेल मार्ग जो कि विद्युत चालित हैं, जो विद्युत चालित रेल मार्ग की जो है वह है 34.3 हजार किलोमीटर, और 19-20 में जो यानी जो प्रस्तावित होंगे प्रोजेक्ट वो होंगे 39.9 हजार किलोमीटर। तो आपको इतना याद रखना है कि जो कुल रेल मार्ग है उसका है 67.4 हजार किलोमीटर, जबकि रेल मार्ग का जो विद्युत चालित है वो 34.3 किलोमीटर है। अगर राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की अगर बात की जाए तो यह है 132.5 हजार किलोमीटर, वहीं पर राज्य राजमार्गों की लंबाई जो है 186.5 हजार किलोमीटर है। तो इसमें अगर ज़्यादा नहीं याद कर पाए हैं तो कम से कम जो है कुल रेल मार्गों की लंबाई और ये विद्युत चालित वाले, इन दोनों को याद रख सकते हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है कि आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार वर्ष 2020-21 अप्रैल से नवंबर में जो है ये भारत द्वारा जो कितने करोड़ रुपए जो है वो निर्यात किए गए हैं? कितने करोड़ रुपए निर्यात किए गए हैं? तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी है, जो कि 12,99,355, कितना अमाउंट दिखा रहा है? 12,99,355 करोड़ रुपए निर्यात किए गए हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट की अगर बात की जाए तो निर्यात जो पुनर्निर्यात सहित जो है वो टोटल जो है वो है यानी 12,99,355 करोड़ रुपए। आयात की अगर बात की जाएगी तो याद रखना है कि यह है 16,33,266 करोड़ रुपए, ठीक है, यानी आयात वाला ज़्यादा है, ठीक है। व्यापार संतुलन की अगर बात की जाए तो यह माइनस में रहा, कितना?
कितना है 3,33,911 करोड़ रुपए माइनस में। आयात परिवर्तन की दर जो रही वो 28.4% माइनस में, जबकि निर्यात परिवर्तन की दर यह भी माइनस में रही 12.5%। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है कि आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार वर्ष 2018-19 में सकल घरेलू बचत चालू बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद की कितने प्रतिशत है ये, तो आपको बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है दोस्तों, तो सकल घरेलू बचत चालू बाजार जो कीमतों पर है वह जीडीपी का कितना प्रतिशत है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 30.1%। महत्वपूर्ण फैक्ट की अगर बात की जाए तो यह है बचत के क्षेत्र में जो घरेलू की अगर बात की जाएगी तो 18.2% है, निजी कारपोरेट में जो है 10.4%, सरकारी क्षेत्र में 1.5% है जीडीपी का। सकल जो घरेलू बचत है वो जीडीपी का टोटल कितना है, तो वो है 30.1%। तो दोस्तों